हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि एक ज्वेलर था। वो एक कस्टमर से झगड़ा करते हुए कह रहा था कि ये बेचने के लिए नहीं है, मैंने इन्हें बनाने में अपनी पूरी जान लगाई है। मैं इसे तुम्हारे जैसे जवान लड़के को नहीं बेचूंगा जिसे इसकी कीमत की कदर ना हो। आगे वो आदमी एक ब्रोश पर इशारा करके कहता है कि तुम्हें इसके लिए कितना चाहिए, पैसे बोलो, पैसे बोलो। जिस पर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं पैसों से नहीं बिकने वाला। लेकिन तभी वो आदमी उसके सामने एक गोल्ड कॉइन से भरा हुआ बैग रख देता है। और पैसा है तो जीवन में सब कुछ है, क्या बोलते हो भाई लोगों। और बस इतने सारे गोल्ड कॉइन देखते ही वो बूढ़ा आदमी तुरंत उस ब्रोश को बेच देता है। तो वहीं ये सब होते हुए बूढ़े आदमी की छोटी सी ग्रैंड डॉटर रूरी देख रही थी। वो पूछती है कि मुझे लगा कि आपने कहा था कि एक क्राफ्टमैन के लिए उसका प्राइड सबसे जरूरी होता है। जिस पर उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ तुम सही हो, लेकिन कभी कभार चलता है, खास करके जब पैसों की बात हो तो। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ सालों बाद उसके ग्रैंडपा की डेथ हो जाती है और उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए रूरी एक सफर पर निकल जाती है। वो रात के टाइम एक छोटी सी बच्ची अकेले एक फॉरेस्ट के बीच से गुजर रही थी। तभी उसका हॉर्स बीच रास्ते में रुक जाता है, जिस पर रूरी कुछ समझ नहीं पा रही थी। मगर तभी एक मॉन्स्टर आकर उसके घोड़ा गाड़ी को टक्कर मार देता है, जिससे रूरी और उसका सारा सामान नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरे हुए सामान में वही ब्रोश था जो हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा था, जो उसके लिए काफी कीमती भी होता है। रूरी ब्रोश को सही सलामत देखकर वो उसे अपने बैग में रखती है और चैन की सांस लेती है। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो ठीक उसके सामने वो मॉन्स्टर खड़ा था। उसे देखकर रूरी काफी ज्यादा डर जाती है और कहती है कि प्लीज मुझे जाने दो, तुम जितने पैसे बोलोगे मैं दे दूंगी, प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से। शायद ये गिरने के कारण पागल हो गई है, इसके दिमाग पे चोट लगी है दिखे। और ऑब्वियसली फिर वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है। मगर टाइम रहते ही वहाँ पर यूकी आ जाता है और उस मॉन्स्टर को हरा देता है और रूरी को बचा लेता है। उसे देखकर रूरी कहती है तो क्या अब तुम्हें मेरे पैसे चाहिए? और अगर ऐसी बात है तो फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं तुम्हें बाद में पैसे दे सकती हूँ। तो यूकी कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, तुम्हें प्रॉब्लम में देखा तो बचाने आ गया और तुम अभी सेफ हो, यही काफी है। जिस पर रूरी कहती है लेकिन मेरे ग्रैंडपा कहते हैं कि बिना पैसे के कोई कुछ नहीं करता, इसलिए हमेशा पैसों का इस्तेमाल करो। फिर यूकी उसे खड़ा करने के लिए उसके पास जाकर उसके सामने हाथ बढ़ाता है। यहीं पर यूकी को देखकर रूरी को उस पुराने कस्टमर की याद आती है। आगे यूकी कहता है कि वैसे इतनी रात को बिना गार्ड के तुम सामान लेकर क्यों जा रही हो? जिस पर रूरी कहती है कि मुझे जल्दबाजी में निकलना पड़ा, जिसके कारण मुझे कोई गार्ड ही नहीं मिला। आगे यूकी कहता है कि अगर तुम जिंदा ही नहीं बची तो ये जो तुम पैसे कमाओगी उसका करोगी भी क्या? और इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी रूरी उससे कहती है कि क्या तुम मेरे गार्ड बन सकते हो, मैं तुम्हें पैसे भी दे दूंगी। जिस पर यूकी कहता है कि माफ करना, मेरे पास काफी काम है। जिस पर रूरी कहती है कि प्लीज सिर्फ आधा रास्ता ही सही, लेकिन मेरे साथ चलो, मेरा ये पैकेज डिलीवर करना बहुत जरूरी है। जिसे सुनकर यूकी कहता है कि ठीक है, मैं पोर्ट तक तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हें मुझे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद वे लोग एक घोड़े पर बैठकर तुगड़ुक 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 वहाँ से निकल जाते हैं। घोड़े पर बैठे बैठे यूकी उसके बैग को देखकर पूछता है कि क्या इसमें तुम्हारा जरूरी सामान है? जिस पर रूरी कहती है कि मैं ये तुम्हें नहीं दिखा सकती, भले ही तुम मेरे गार्ड हो, लेकिन ये काफी जरूरी है, इसीलिए मैं ये किसी को भी नहीं दिखा सकती। जिस पर यूकी कहता है ठीक है, वैसे भी मैंने तुम्हें दिखाने के लिए नहीं बोला था, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। इसके बाद अगले दिन वो लोग एक टाउन में आते हैं, जिसे देखकर यूकी कहता है कि ये काफी बड़ा बन गया है। तो रूरी कहती है कि हाँ, 5 साल पहले जब वॉर खत्म हुआ था तब से ट्रेड काफी बढ़ गई है। इसके बाद वे लोग एक शिप बुक करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर एक आदमी रूरी को डिमोनिक कॉन्टिनेंट में जाने के लिए मना करता है और ये सुनकर रूरी काफी निराश हो जाती है। आगे वो आदमी कहता है कि अभी वहाँ पर वॉर चल रहा है, इसीलिए सारी शिप्स कैंसिल हो गई हैं। जिस पर यूकी भी रूरी से कहता है
कि इस टाइम पर अगर तुम डिमोनिक कॉन्टिनेंट जाना चाहोगी तो ये नामुमकिन है। लेकिन रूरी हार नहीं मानती है और वहाँ पर मौजूद सभी लोगों से पूछती है, लेकिन हर कोई उसे मना ही करते जा रहा था और ये सब दूर बैठा यूकी देख रहा था और इसीलिए वो रूरी को साथ ले जाने का डिसाइड करता है। तो इस तरफ रूरी के पास कुछ नाइट्स आते हैं और उससे उसका मर्चेंट आइडेंटिफिकेशन कार्ड मांगते हैं, जिस पर रूरी अपने बैग में से कार्ड निकालकर दिखा देती है, जिसे देखकर नाइट्स गुस्से में कहते हैं कि यहाँ पर हम लोग अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं और तुम मर्चेंट्स पैसों के पीछे भाग रहे हो। साथ ही में वो यहाँ पर रूरी को बैग दिखाने के लिए भी बोलते हैं, जिस पर रूरी साफ साफ इनकार कर देती है और कहती है कि ये काफी जरूरी मर्केंडाइज है, इसीलिए मैं ये किसी को नहीं दिखा सकती। तो उनमें से एक नाइट कहता है कि अगर ये मर्चेंडाइज है तो दिखाने में क्या दिक्कत है, मुझे तो कुछ सस्पिशियस लग रहा है। इतना कहकर वो उस बैग को छीनने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी यूकी वहाँ पर आकर उसे रोक लेता है और कहता है कि क्या तुम लोगों के पास बैग चेक करने के लिए परमिट है, जिस पर वो नाइट्स कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई रॉयल नाइट्स पर सवाल करने की, और वो अपनी स्वॉर्ड निकालने लगते हैं। तो यूकी भी अपने स्वॉर्ड पर हाथ रखकर कहता है कि ठीक है, हिम्मत है तो आ जाओ। लेकिन तभी वहाँ पर काफी सारे लोग जमा होने लग जाते हैं, जिससे वो नाइट से जाते जाते कहते हैं कि हम तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं। तो वहीं उनके जाने के बाद रूरी खुश होकर यूकी के ऊपर कूद जाती है और उसे थैंक्स बोलती है। इसके बाद शाम होने पर रूरी यूकी को अपने सैंडविच देती है और यूकी उससे कहता है कि मैं तुमसे काफी इम्प्रेस हुआ, भले ही वो लोग तुम्हें परेशान कर रहे थे लेकिन फिर भी तुम्हारे चेहरे पर स्माइल थी। वो ये भी कहता है कि अगर तुम्हें कोई शिप नहीं मिलती तो तुम इससे आगे नहीं जा पाओगी, तो फिर तुम क्या करोगी? जिस पर रूरी कहती है कि मैं पूरे शहर में शिप ढूंढने की कोशिश करूंगी और अगर उससे काम नहीं बना तो मैं एक शिप खरीद लूंगी। जिस पर यूकी कहता है कि यह नामुमकिन है, क्या तुम्हें पता भी है कि एक शिप कितनी महंगी आती है? जिस पर रूरी कहती है कि चाहे कितनी भी महंगी क्यों ना हो, मैं किसी न किसी तरह वहाँ पर जाकर रहूंगी। जिस पर यूकी कहता है कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मेरे पास एक आइडिया है। दरअसल मैं भी डिमोनिक कॉन्टिनेंट में ही जा रहा हूँ, इसलिए तुम फ्री में जा सकती हो, लेकिन तुम्हें आज रात के लिए होटल में ही रुकना पड़ेगा। तभी सीन कट होता है और वहाँ पर यूकी होटल के बाथरूम से नहाकर बाहर निकलता है। तभी रूरी यूकी के पास आकर कहती है कि जब तक मैं नहा कर आती हूँ, क्या तुम मेरे इस पैकेज को संभाल कर रख सकते हो? जिस पर यूकी कहता है, क्या सच में? लेकिन यह तो तुम्हारे लिए काफी कीमती है। जिस पर रूरी कहती है कि हाँ, कीमती तो है, लेकिन मैं अब ये तुम्हें दिखा सकती हूँ, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है। और फिर रूरी उस बॉक्स को खोलकर दिखाती है कि मेरे ग्रैंडपा ने इस ब्रोश पर आखिरी बार काम किया था। और यूकी उस ब्रोश को देखकर शॉक हो जाता है, पर क्यों, वो हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद रूरी उसे अपने ग्रैंडपा के बारे में बताती है कि मेरे ग्रैंडपा एक फेमस ज्वेलर थे, उनकी तरह पूरे नेशन में कोई भी ज्वेलरी नहीं बना सकता था। एक दिन उन्हें किसी ने एक ब्रोश रिपेयर करने के लिए दिया, जो मेरे ग्रैंडपा ने काफी मेहनत से बनाया था, लेकिन उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा था और इसीलिए उन्होंने मुझसे कहा कि बच्ची, मैंने तुम्हें ये सिखाया है कि पैसे जरूरी होते हैं, क्योंकि तुम्हें अपनी पसंदीदा चीजों को बचाने के लिए हमेशा पैसों की जरूरत होती है और बिना पैसों के तुम अपनी सबसे जरूरी चीजों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते और इसीलिए अपनी जरूरी चीजों को बचाने के लिए बाकी सब छोड़ देने में ही असली प्राइड है। और फिर उन्होंने अपना आखिरी काम पूरा करने की जिम्मेदारी मुझे दी थी और इसीलिए मैं अपने ग्रैंडपा के खातिर इसे सेफली डिलीवर करना चाहती हूँ। और फिर यूकी उससे वो पैकेज ले लेता है और रूरी नहाने के लिए चली जाती है और उसके जाने के बाद यूकी उस ब्रोश को चेक करता है और उसे पता चलता है कि ये वही ब्रोश है जिस पर उसने प्रोटेक्शन मैजिक का यूज किया था और ये टूट गया है। इसका मतलब है कि जरूर कुछ हुआ होगा। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये ब्रोश पिछली बार यूकी ने ही खरीदा था, जो हम एपिसोड की स्टार्टिंग में देख चुके हैं। इसके बाद रात को जब यूकी और रूरी सो रहे थे, तब वो नाइट्स होटल के अंदर चले आते हैं इन दोनों की तलाशी लेने के लिए। लेकिन यूकी बहुत खतरनाक आदमी है, उसको इस बात का पता चल जाता है, इसीलिए जैसे ही वो नाइट्स उनके रूम में पहुंचता है, यूकी कहता है कि हमें अभी यहाँ से निकलना होगा
और वो रूरी को पकड़कर विंडो से कूदकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन वो नाइट्स भी उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर यूकी उन्हें चकमा देकर उनके सामने से ही भाग जाता है और वो लोग उसे पकड़ नहीं पाते हैं। थोड़ी देर बाद वे लोग भागते भागते ओशियन के पास पहुँच जाते हैं, जिससे आगे जाने का कोई रास्ता नहीं होता है और वो नाइट्स भी उनका पीछा करते करते वहाँ पर पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि तुमने हमें काफी परेशान किया और तुम लोग अब आगे नहीं भाग सकते हैं, हमसे माफी मांग लो, हम यहाँ से चले जाएंगे। जिस पर यूकी कहता है कि मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि मैं तुम जैसों से माफी मांगूंगा। और फिर वो तुरंत रूरी को पकड़कर ओशन में कूद जाता है और ये देखकर रूरी और वो सोल्जर एकदम शॉक हो गए थे कि अब तो ये लोग मर जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि वो लोग पानी में डूबते, यूकी कहता है कि काफी दिनों बाद मिल रहे हैं, लेकिन मैं अभी वापस आ गया हूँ। जिसे सुनकर सी के मेज से एक काफी बड़ा मॉन्स्टर निकलता है और यूकी उसके सर पर खड़ा हो जाता है और वो उस मॉन्स्टर से कहता है कि अचानक से बोलने के लिए माफ करना लेविया, लेकिन क्या तुम हमें डिमोनिक कॉन्टिनेंट में ले चलोगी? और फिर वो मॉन्स्टर आगे बढ़ने लगता है, ढंगंग 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 ढंगंग। अब अपनी हार को देखकर उन सोल्जर्स का माथा फटा का फटा रह जाता है और इसीलिए वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो इसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे। तो इधर रूरी कहती है ये तो वही लेविएथन है ना जिसे ओशन का गॉड माना जाता है, और सोचती है भगवान ये मैंने किसे अपना गार्ड बना लिया है, ये तो काफी खतरनाक है। और फिर गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।